अस्सलाम वालेकुम माउदी बचूड़ो कोरिया ना सौखे ते कम करना औखे। पिछली दो वीडियो में हम कोरिया के बारे में कुछ बातें कर सकें। मैंने आपको बताया है, कोरिया में और बाकी कंट्री में सकते हैं और क्या फ़र्क है बुनियादी तौर पर। पूरी दुनिया में जैसे आप देख सकते हैं, आप यूट्यूब भरा हुआ है, बहुत से लोग बताते हैं वीज़ा के बारे में। पूरी दुनिया में आप देखेंगे स्किल वर्कर, स्किल वर्कर, स्किल वर्कर, स्किल वर्कर के बारे में बात हो रही है। लेकिन कोरिया में आपको मैंने बताया कि आप बगैर स्किल के भी आ सकते हैं, यानी कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी आप आ सकते हैं। मैंने बताया था थोड़ा, जिन लोगों ने अगर वो वीडियो मेरी नहीं देखी तो वो बराए मेहरबानी मेरी पिछली वीडियो देख लें, उनको पता चल जाए अगर कोई नए दोस्त देख रहे हैं तो। यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं, नए आने वालों की थोड़ी-सी मैं ये दोहरा देता हूँ, यहाँ पे आपको स्किल की ज़रूरत नहीं है। आपके पास कोई स्किल नहीं है, ज़ीरो स्किल है, आप कोरिया आ सकते हैं। आपके पास कोई तालीम नहीं है, बिल्कुल आप कभी स्कूल नहीं गए, आप कोरिया आ सकते हैं, 2 बातें। नंबर 3, अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप फिर भी कोरिया आ सकते हैं। और नंबर 4, अगर आपके पास कोई भी बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो फिर भी आप कोरिया आ सकते हैं। ये चीज़ें 4 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो बाकी डिटेल पिछली वीडियो में देख लें, नए दोस्त जो भी देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं, आपको बताते हैं कि कोरिया में और बाकी कंट्री में क्या फ़र्क है। जब आप कोरिया के लिए आते हैं, तो आपको किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए? सबसे पहले कौन-कौन लोग कोरिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहले जो है ना, आपकी एज ज़्यादा से ज़्यादा 39 साल, कम से कम 18 साल से ऊपर आपकी एज हो, आप अप्लाई कर सकते हैं कोरिया के लिए। और उसके बाद आप कलर ब्लाइंड ना हों। आपकी आँखें ठीक है, नज़र आपको ठीक आता है, कोई मसला परेशानी नहीं है, लेकिन आप कलर ब्लाइंड हैं, मख़सूस कलर आप नहीं पहचान सकते, वो एक सर्कल होता है, ये आप ऊपर देख सकते हैं अपने वीडियो में, जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ये नंबर अगर आप पढ़ सकते हैं, इनके अंदर क्या नंबर लिखा हुआ है, तो आप कोरिया के लिए आ सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आप नहीं आ सकते, यानी कलर ब्लाइंड कोरिया में अब वो कलर ब्लाइंड शख्स को नहीं ले रहे। नंबर 2 ये हो गया। अब नंबर 3 क्या है कि आपके कमर का मसला है, आपके मोरों का मसला है, आप नहीं आ सकते। बाकी आप ठीक हैं, मेडिकल लिहाज़ से आप ठीक हैं, आपका मेडिकल ठीक है, कोई आपको बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन आपके मोरों का मसला है, वो भी नहीं आ सकते। नंबर 1, आपकी उम्र कम से कम 39 साल है, 39 साल से ऊपर है, आप नहीं आ सकते। नंबर 2, आप कलर ब्लाइंड है, आप नहीं आ सकते। नंबर 3, आपके मोरों का मसला है, आप नहीं आ सकते। और नंबर 4, अगर कोई शख्स पाकिस्तान में नशा कर रहा है, किसी किस्म का भी कोई नशा कर रहा है, नहीं आ सकता। अगर आपने कोरिया आना है तो आप माइंड बना लें, कोरिया आने से कम 1 साल, डेढ़ साल, कम से कम भी आप 6-7 महीने आपको पहले नशा छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद आप मेडिकल करवाएँगे, आप पर आपका मेडिकल ठीक आता है पाकिस्तान में 110% 110% ठीक अगर आता है, तो फिर आप जाके अप्लाई करें कोरिया के लिए, फिर आप अपना माइंड बनाएँ। अगर कोई बंदा शख्स नशा कर रहा है किसी भी किस्म का, वो करिए के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप पाकिस्तान से कहीं भी ऐसे जैसे होता है पाकिस्तान में, आप मेडिकल पास करवा लेते हैं और यहाँ आते हैं, यहाँ पे आने यहाँ पे जब आप कोरिया पहुँचते हैं, कोरिया पहुँचने के बाद आपकी इमिग्रेशन क्लियर होती है, आपको सीधा मेडिकल सेंटर लेके जाते हैं। आपको वहाँ पर सबसे पहले मेडिकल होता है, उसके बाद फिर आपको आगे 3 दिन ट्रेनिंग होती है, एक ट्रेनिंग सेंटर में रखते हैं, उसके बाद आप फिर अपनी-अपनी कंपनीज़ में जाते हैं। ये 4 बुनियादी चीज़ें हैं, ठीक है? ये आप अपने ज़हन में रख लें। बाकी आप हर बंदा कोरिया आ सकता है। तो चलें, अब मैं आपको कुछ मज़ीद बुनियादी फ़र्क बताते हैं। कोरिया में ना, आप अगर आते हैं सिर्फ़ काम के लिए, जो बंदा कहता है कि भाई यार मैंने 5 साल या 10 साल काम करना है, फिर वापस पाकिस्तान जाना है, या आप बांग्लादेश से देख रहे हैं या श्रीलंका से देख रहे हैं जिनको समझ आ रही है उर्दू की, या आप नेपाल से देख रहे हैं जिनको समझ आ रही है। अगर वो ये माइंड के साथ आता है कि मैंने सिर्फ़ 5 साल या 10 साल कोरिया में काम करना है, वापस अपनी कंट्री चले जाना है, फिर मैंने यहाँ पे आके मज़ीद स्टे नहीं करना। उन उनके लिए तो कोरिया ठीक है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप आएँ, यहाँ पर बहुत सा पैसा कमा सकते हैं अनस्किल्ड वर्कर। उसके बाद आप फिर पाकिस्तान जाके अपना कोई भी कारोबार, अपना बिज़नेस कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप कहते हैं कि यार मैंने लॉन्ग टर्म के लिए आना है, फिर आपने यहाँ पे आके माइंड बनाना है, आपने आगे तालीम हासिल करनी है, आपका वीज़ा तब चेंज होगा, वरना यहाँ पे वीज़ा नहीं है। क्योंकि कोरिया में ना अक्सर हमने देखा है कि आप लीगल तरीके से कोरिया आते हैं, इल्लीगल वापस जाते हैं। यूरोप में आप इल्लीगल जाते हैं और लीगल तरीके से वापस पाकिस्तान आते हैं या कहीं भी किसी भी कंट्री में आते हैं। ये कोरिया में बुनियादी तौर फ़र्क है। कोरिया में ना आपको कहीं भी आपको परमानेंट रेज़िडेंट नहीं देंगे, बड़ी मुश्किल से देते हैं, उसके लिए बहुत स्ट्रगल, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप अल्लाह करे अगर 20 साल भी, 30 साल भी यहाँ पे गुज़ारें, आपको परमानेंट रेज़िडेंट नहीं देंगे। जिस वक़्त तक आप यहाँ पर एजुकेशन नहीं हासिल करेंगे और अपने वीज़े को तब्दील नहीं करेंगे, वो दूसरे वीज़े हैं, वो एक अलग टॉपिक है, वो अलग मौज़ूअ है, वो एक लंबी डिटेल है। लेकिन आप ये माइंड बना के आ जाएँ, आपको कोरिया में प्रॉपर तौर पर कोरिया में आप
आके आगे लॉन्ग स्टे नहीं कर सकते और आप 10 साल के बाद आपको पाकिस्तान जाना ही जाना है, या चाहे आप किसी भी कंट्री से आ रहे हैं। अच्छा, ये होगी बुनियादी बात, ठीक है। और उसके अलावा आप अगर पाकिस्तान में हैं, आप दुबई, मलेशिया, इंडोनेशिया कहीं से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, पाकिस्तान आना पड़ेगा और उसके बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास आपका पासपोर्ट 6 महीने का कम से कम वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। अगर किसी के पास पासपोर्ट नहीं है, तो उसने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो उस वो टोकन के ज़रिए कोरिया के लिए अप्लाई कर ले। कोरिया में होती है कुरंदाजी, लेबर वर्कर के लिए। कोरिया 16 ममालिक से वर्कर बुलाते हैं। अब एक मज़ीद इन्होंने कंट्री ऐड की है, जैसे मैंने अब पिछली वीडियो में बताया था, वो बाकी डिटेल उसमें देख लें। कुरंदाजी की मिसाल ये है कि जो लोग नहीं समझते, जैसे पाकिस्तान में हम बीसी डालते हैं, यानी कमेटी डालते हैं मोहल्ले में या बाज़ार में दुकानदार आपस में डालते हैं, यानी कि 30 लोग आपस में कमेटी डालते हैं और महीने बाद वो कमेटी निकलती है, या हर 15 दिन बाद या हर 10 दिन बाद निकलती है। वो हर जगह का एक अपना-अपना हिसाब है। यानी चल मिसाल के तौर पर हम महीने बाद कमेटी निकालते हैं 30 लोग, 30 लोगों में से हर महीने 1 बंदे की कमेटी निकलती है, ठीक है? तो वो फिर हम नाम डालते हैं, उसमें से जिसका नाम आया उसको कमेटी दे देते हैं। ये कुरंदाजी सिस्टम, जिसको कोड़ा सिस्टम भी पाकिस्तान में कहा जाता है। इसी तरह पाकिस्तान में कोरियन गवर्नमेंट कहती है कि भाई हमें इतने बंदे चाहिए, 10,000, 20,000, 25,000, 15,000, 5,000 जितने भी चाहिए। फिर कोरियन गवर्नमेंट जो है ना वो अनाउंस करती है, पाकिस्तान में जो कोरियन गवर्नमेंट वीज़ा अनाउंस करती है, उसका जो इदारा है ओआईसी ऑफिस है इस्लामाबाद में, ज़ीरो पॉइंट पर, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन उसका पूरा नाम है। वो यहाँ पर आपके वीज़े का सारा प्रोसेस करता है। तो आप जब कुरंदाज़ी में आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस $24 या $25 ये इतनी होती है। ये नाक़ाबिल वापसी होती है। आप जब इसके लिए अप्लाई करते हैं, अगर आपका नाम आए या ना आए, आप $25 आपको पे करने पड़ेंगे। अगर आपका नाम आता है तो ठीक है, नहीं आता ये नाक़ाबिल वापसी है, कोई वापसी आपको नहीं होगी। अच्छा, जब आपका नाम मिसाल के तौर पर आ जाता है, उसके बाद आपका फिर अगला प्रोसेस शुरू हो जाता है। अगले प्रोसेस में सबसे पहले क्या है कि आपको फ़ौरी तौर पर जैसे ही आपका नाम आया या आपने माइंड बना लिया मैंने कोरिया आना है, तो आपने कोरियन लैंग्वेज टेस्ट पास करना होता है। उसके लिए आपको कहीं भी अप्लाई करना पड़ेगा और आप कोरियन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। वो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप पाकिस्तान में किसी भी कोने में रहते हैं। इस्लामाबाद में बेशुमार अकेडमीज़ हैं, या इस्लामाबाद ओवरसीज़ कॉर्पोरेशन जो आपका प्रोसेस करता है, वहाँ पे भी आपको पढ़ाई दी जाती है। बहुत सी अकेडमियाँ अभी तो पूरे पाकिस्तान में, तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, सिंध में भी हैं। अच्छा, उसके अलावा केपीके में भी हैं। ये है कि पूरे पाकिस्तान में अब अकेडमीज़ हैं, कराची में भी हैं, लाहौर, इस्लामाबाद में भी हैं, और उसके अलावा रावलपिंडी में बहुत सारी हैं। तो आप आ सकते हैं। अगर आपका माइंड बन गया कि मैं कोरिया आना है मैंने, तो आप कोरियन लैंग्वेज आप टेस्ट पास करना पड़ेगा। इनका एक बुनियादी टेस्ट होता है जो बहुत ही थोड़ा-सा हार्ड होता है, लेकिन आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आप पास हो जाएँगे। वो आपकी मेहनत तक है। आप कितनी मेहनत करते हैं और आपको उस मेहनत के नतीजे में वो टेस्ट पास करना पड़ता है। बुनियादी टेस्ट होता है, इतना हाई मुश्किल टेस्ट नहीं होता। तो होने के बाद फिर आपका स्किल टेस्ट होता है। वो थोड़ा-सा आपका चेक करते हैं कि आपके मोरों का मसला तो नहीं है ना, आपका कलर ब्लाइंड चेक करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। अगर आप वैसे अप्लाई कर देते हैं, सारा प्रोसेस होने के बाद आपका टेस्ट पास हो जाता है, आपका मेडिकल पास हो जाता है, और जब आपका स्किल टेस्ट में आप जब अप्लाई करते हैं, आप कलर ब्लाइंड होते हैं, आप वहाँ से फ़ारग कर दीजिए, आपके सारे पैसे ज़ाया हो जाते हैं। आपने रिहाइश अगर कहीं हॉस्टल में लिया, आपने पढ़ा है, स्टडी की है, सारा आपका एक्सपेंसेस जितने भी आपने पैसे लगे हैं, वो आपके ज़ाया हो जाते हैं। इसलिए आप ऐसा रिस्क बिल्कुल ना लें। जिनके मोरों का मसला है वो भी उस स्किल टेस्ट में फ़ेल हो जाते हैं, उनको भी पता चल जाता है, क्योंकि वो वज़न उठाना पड़ता है, उनकी कमर का मसला आ जाता है, वो नहीं उठा सकते, तो फिर ज़ाहिर बात है वो भी आउट हो जाते हैं। हो जाता है, फिर उसके बाद आपका मेडिकल होता है। मेडिकल जो आपका होता है वो एक मेडिकल 1 साल के लिए आपका चलते हैं, 1 साल का आपका रोस्टर होता है। जब आपका मेडिकल हो जाता है, आपका मेडिकल क्लियर हो जाता है, फिर आपका सारे जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, फिर आपका काम खत्म हो जाता है, फिर आपको कोई टेंशन नहीं होती। फिर अब बाकी सारा जितना भी आपके वीज़े का प्रोसेस है, वो ओएसी ऑफ़िस करेगा। वो आपके वीज़े के लिए अप्लाई भी करेगा, आपको किसी किस्म की सरदर्दी आपको नहीं लेनी पड़ेगी। वो आज आपका सारा डाटा कोरिया आ जाएगा। कोरिया में अगर आपकी जॉब किसी कंपनी ने, किसी मालिक ने अगर आपको एक्सेप्ट कर लिया, तो इसी वाले आपको कॉल करेंगे, हाँ भाई फलाँ तारीख को आपका आ जाएँ, आप इतने पैसे ले आएँ। वो वक़्त के लिहाज़ से बताते हैं फिर आप कितने पैसे हैं, आप ले आएँ। बाकी डॉक्यूमेंट्स भी वो आपको सारी डिटेल बता देते हैं, उसमें आपका पासपोर्ट हो, आपका उसके बाद आपका क्लियरनेस सर्टिफ़िकेट होता है जो पुलिस वाला होता है। अच्छा, उसके अलावा बाकी जो ट्रैवल इंश्योरेंस जो होती है, ये वहाँ से इस्लामाबाद से आपको करानी पड़ती है। यानी मैक्सिमम जो आपका थोड़ा बहुत काम होता है वो आपको करना पड़ता है, बाकी सारा काम आपके वीज़े का प्रोसेस वो ओएसी ऑफ़िस वाले करते हैं। अगर आपका मिसाल के तौर पर 1 साल का वीज़ा नहीं लगता, 1 साल में आपका वीज़ा नहीं लगता, आपका मेडिकल एक्सपायर हो जाता है, साल के लिए मज़ीद आपका मेडिकल होगा, तो कम से कम भी आपको कोरियन आप जब एक मर्तबा टेस्ट देते हैं तो आपको 2 साल तक वेट करना पड़ता है।
آپ کا ویزا آنے میں 2 سال کا ٹائم بھی لگ سکتے ہیں، 5 مہینے کا بھی لگ سکتے ہیں، 1 مہینے کا بھی لگ سکتے ہیں، 6 مہینے کے بھی لگ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کا ویزا نہ بھی آئے، ایسا بھی پاسبل ہے۔ پاکستان میں بہت کم ریشو ہے، باقی دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جتنے بھی ورکر ٹیسٹ دیتے ہیں وہ تقریباً میکسیمم آ جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں جتنے ٹیسٹ دیتے ہیں ان میں سے کم از کم آتے ہیں، میکسیمم نہیں آتے، کیونکہ یہ ہماری میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ کام کرنے والوں کو اتنا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ 10,000 ورکر بھی نہیں ہے پاکستانی کوریا میں، 10,000 لیگل ورکر نہیں ہے جو کوریا میں کام کر رہے ہیں۔ یہاں پہ میں ایکسکیوز نہیں مانتا کہ مالک نہیں اٹھاتے یا یہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے وہ بھی کچھ ریزن ہے، وہ 100 میں سے 5 یا 6% ہوگا، لیکن بہت زیادہ انڈسٹری یہاں پہ بنی ہوتی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں یہاں میں چھوٹی بڑی کمپنیاں ہیں، لیکن یہ ہماری گورنمنٹ کی ناکامی ہے، وہ کام نہیں کرتے، ان کا بس ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں، تو وہ بس کہتے ہیں جس کا روزی ہے بھائی روزی ہے، لگ گئی تو لگ گئی، نہیں لگی تو ان کا تو کام چل رہا ہے، وہ تو تنخواہ لے رہے ہیں، مفت کے حرام خور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے بہت ہیں۔ یہ جو تو آپ کو کم از کم 2 سال کا ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ میرا ایک میڈیکل ایکسپائر ہو گیا تھا اور دوسرا میڈیکل بالکل ایکسپائر ہونے کے قریب تھا، یعنی 2 یا 4 مہینے، میرے خیال سے 3 ماہ رہتے تھے۔ میں 2 سال میں نے ویٹ کیا، 1 سال اور میں نے 9 ماہ ویٹ کیا، تب میرا ویزا جا کے آیا۔ تو الحمدللہ جب آپ کا ویزا آ جاتا ہے، آپ کوریا پہنچ جاتے ہیں، یہ ہو گیا آپ کا ویزا آ گیا، آپ کا سارا کچھ ہو گیا، پھر آپ کی 1 ہفتے کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ وہاں پہ آپ کو 1 ہفتے کی ٹریننگ دیتے ہیں کہ بھائی آپ کوریا کس مقصد کے لیے آ رہے ہیں، کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں، آپ کو کورین کے بارے میں تھوڑا بتاتے ہیں ٹریڈیشنل، کہ آپ کوریا میں جائیں گے کیا کیا آپ کو وہاں پہ تھوڑا بہت کوریا کے کلچر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ پاکستان اور کوریا میں کیا لائف پر ڈفرینٹ فرق ہے بہت زیادہ۔ آپ حرام چھوڑ دیں گے، کوریا آنے سے پہلے آپ ایک بات ذہن میں یہ یاد رکھیں، بھائی یہاں پہ آپ کو آٹا گوندنا پڑے گا، آپ کو ہانڈی بنانی پڑے گی، آپ کو برتن دھونے پڑیں گے، آپ کو اپنے کپڑے خود دھونے پڑیں گے، یہ ساری باتیں آپ ذہن میں رکھیں۔ یہ بولیں کہ بھائی میں وہاں پہ جاؤں گا وہ ساری عیاشی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ کو اپنے لیے روٹی بھی بنانی پڑے گی، اپنے لیے ہانڈی بھی بنانی پڑے گی، یہ کام آپ کو کرنا پڑے گا۔ کوئی اگر آپ کو یہاں پر آپ کے ساتھ دوست آپ جو جس کمپنی میں آ رہے ہیں اگر پاکستانی ہیں تو وہ آپ کو تھوڑی بہت آپ کی ہیلپ کر دیں گے، 1 مہینہ 2 مہینہ 5 دن 10 دن 15 دن آپ کو سمجھائیں گے یہ طریقہ کار ہے، پھر اس کے بعد یہاں پہ کیونکہ ہر بندہ کام کرتا ہے اور تھکا ہوا آتا ہے، ایک ترتیب سے کام چل رہا ہوتا ہے، یہاں پہ ہر بندہ اپنے ترتیب سے کام کرتے ہیں، تو یہ آپ مائنڈ بنا کے آ جائیں، وہاں پہ آپ یہ سارا کام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کہیں اور جاتے ہیں جہاں پہ آپ پاکستانی پہلے نہیں ہیں، یہاں پہ فوڈ کا مسئلہ آتا ہے کہ بھائی ہم تو پاکستانی ہیں، ہم یہ چاول نہیں کھا سکتے، آپ یہ بات ذہن میں اور مائنڈ میں رکھ کے آ جائیں کہ آپ کو یہاں پر کھانا بھی کسی قسم کا دے سکتے ہیں، وہ آپ نے وہ کھانا آپ کو کھانا پڑے گا۔ میں یہ نہیں کہتا حرام کھانا آپ کھائیں، خنزیر کا گوشت یہ اکثر ہر جگہ استعمال ہوتے ہیں، حرام چیزیں ہر جگہ استعمال کرتے ہیں، ان کو تو ان کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے نا، لیکن آپ اپنے مائنڈ میں یہ بات بنا کے آئیں کہ مجھے وہاں پہ میں نے کیسے سروائیو کرنے ہیں اور میں نے وہاں پر کیسے کام کرنے ہیں، اسٹرگل کرنے ہیں اور اسٹرگل سے میں نے باہر نکلنے ہیں۔ کوریا آنا تو آسان ہے، جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، آنا آنا آسان ہے لیکن یہاں پہ کام بہت مشکل ہے۔ تو یہ بات آپ سوچ کے آئیں کہ بھائی آپ اگر شروع میں وہ آپ کو فوڈ نہیں دے رہے تو آپ کیسے اسٹرگل کریں گے؟ آپ یہاں پہ سینئر سے کسی بھی دوست سے آپ کا اگر کوئی جاننے والا ہے یا نہیں جاننے والا ہے، جو آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں جب آپ کو پاکستانی کمیونٹی ریسیو کرتی ہے تو آپ بتائیں میں فلاں جگہ آ رہا ہوں، میرے لیے کھانے کا کیا مسئلہ ہوگا، وہاں پہ پاکستانی نہیں ہیں یا نہیں ہیں، وہ آپ معلومات کر لیں گے۔ ظاہری بات ہے آج کل تو سوشل میڈیا کے دور میں معلومات ہو جاتی ہے، تو جیسا کہ اب آپ ان سے بات کریں گے وہ آپ کو بتا دیں گے فلاں جگہ، اور اگر نہیں بھی ہوا پاکستانی تو آپ کو بتا دیں گے فلاں ایریا میں یہ فوڈ والا ہے، آپ وہ اس کا نمبر آپ کو دے دیں گے، آپ بولیں اب میں فلاں جگہ آیا ہوں، نیا بندہ آیا ہوں، مجھے برائے مہربانی یہ فوڈ چاہیے، وہ آپ کو آپ کے گھر تک فوڈ پہنچا دیں گے، آپ کے گھر تک آپ کو فوڈ پہنچا دیں گے، آپ کو ہر چیز وہاں آپ کے گھر دروازے میں ملے گی۔ تو آپ وہاں پہ اپنے لیے ہانڈی بنا سکتے ہیں جیسا بھی آپ اگر پاکستان میں آپ کو ہانڈی بنانی نہیں آتی لیکن آپ کو یہاں اپنے سروائیو کے لیے آپ کو بنانا پڑے گا، کیونکہ آپ نے کام کرنے ہیں، آپ نے ہانڈی بنانی ہے، آپ کھائیں گے تو کام کر سکیں نا، نہیں کھائیں گے تو کیا کریں گے؟ یہاں پہ آپ کو چاول دیتے ہیں، گوشت مچھلی سب کچھ دیتے ہیں، لیکن وہ ہم لوگ نہیں کھا سکتے، ظاہری بات ہے جیسے ہم پاکستانی ہمارا فوڈ ڈفرینٹ ہے، ہم نہیں کھا سکتے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چل جائے گا کہ کون سا آپ کورین کھانا کھا سکتے ہیں، کون سا حلال ہے یا کون سا ہمارے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ آپ دل لگا کے اس کمپنی میں کام کریں، اگر آپ کوئی بھی اس کمپنی میں پاکستانی نہیں ہے تو آپ کام کریں، اور زیادہ سے جب آپ محنت سے کام کریں گے وہ دیکھے گا یہ بندہ ٹھیک ٹھیک کام کر رہا ہے تو پھر وہ مزید پاکستانیوں کو بلائے گا۔ اگر آپ ہڈ حرام کریں گے، کام صحیح نہیں کریں گے، کام چوری کریں گے، یہاں تو کام چوری کا سوال پیدا ہوتا ہی نہیں کیونکہ مشین تو چلتی رہے گی، اس نے تو اپنا کام کرنا ہے۔ یہ دو ہی باتیں، یا تو مشین روکنی پڑے گی آپ کو، یا تو مشین آپ کو اپنے ساتھ کنٹینیو چلائے گی، یہاں پہ ایسا نہیں ہے، لیکن آپ کو اپنا کام کرنا پڑے گا، آپ کو محنت سے کام کرنا پڑے گا، پیچھے آنے والے بھائیوں کو جیسے آپ اسٹرگل کر کے آئے ہیں، آپ نے کتنی محنت کی ہے، پیچھے آنے والے بھائی بھی آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ محنت سے کام کریں گے، آپ کا مالک آپ سے خوش ہوگا، مزید ورکر وہ پاکستان سے بلا کے نہیں 16-17 کنٹری وہ کسی اور سے بلا لے گا، آپ کو بولے گا کام کریں، اگر آپ وہ مطمئن ہوا آپ کام سے کریں، نہیں تو آپ بولے گا آپ جاؤ کسی اور جگہ کام کرو، اس کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے۔
کروں تو کوریے کے لیے اپلائی کرنے کا سال میں ایک مرتبہ ایک چانس ہوتا ہے، وہ فروری کے مہینے میں ہوتا ہے۔ میکسیمم زیادہ سے زیادہ آج تک ہم نے جب بھی دیکھے 8-10 سال، پچھلے 10 سال 12 سال سے ہم نے کوریا پاکستان سے جب اپلائی ہوتا ہے وہ فروری کے مہینے میں ہوتا ہے۔ جیسے کہ اب آج یہ جنوری ہے 2024 ہے، اور اگلے مہینے فروری میں پہلے ہفتے میں تقریباً وہ آ رہا ہے، اس کی اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے اپلائی کرنے کے لیے۔ اگر جو دوست اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ اگلے مہینے آ کے اپلائی کر سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔